नमस्कार, मैं मनोज द्विवेदी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से क्लास 10th की गणित का टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के अंतर्गत किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना पढ़ रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.3 के पहले और दूसरे प्रश्न को हल कर लिया है। तो आज हम तीसरे प्रश्न को हल करेंगे और समझेंगे कि प्रश्न नंबर तीसरे में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है शीर्ष 0-1 2 1 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए हैं। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज हमारा ABC है। इस त्रिभुज ABC के शीर्ष A के निर्देशांक 0-1, B के निर्देशांक 2,1, C के निर्देशांक 0,3 दिए गए कि इस त्रिभुज के प्रश्न कह रहा है कि बिंदु इतने 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 को मिलाने वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लीजिए भुजा AB का जो मध्य बिंदु है वो D है, भुजा BC का जो मध्य बिंदु है वो E है और भुजा AC का जो मध्य बिंदु है वो F है। तो सवाल कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमानुसार मिलाने पर बना त्रिभुज एक क्या बनेगा, त्रिभुज। तो इस त्रिभुज का एरिया निकालिए। तो ध्यान दीजिए, अगर हमें त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ रहे थे कि जब किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात हों तभी हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हमें त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें शीर्ष D, शीर्ष E और शीर्ष F के निर्देशांक ज्ञात होना चाहिए। तो इसके लिए सवाल कह रहा है कि जो बिंदु D है ये भुजा AB का मध्य बिंदु है, जो बिंदु E है ये भुजा BC का मध्य बिंदु है, ये जो भुजा बिंदु F है ये भुजा AC का मध्य बिंदु है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन मध्य बिंदुओं के निर्देशांक निकालेंगे। तो भुजा AB के मध्य बिंदु, भुजा AB के मध्य बिंदु D के निर्देशांक, सबसे पहले भुजा AB के मध्य बिंदु D के निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y हैं। तो आपको याद होगा मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि एक बिंदु ये दिया, एक बिंदु ये दिया, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक यदि x और y हो तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 होता है और होता है एक सूत्र होता है। तो ध्यान दीजिए, x1 y1 इसे मान लिया, x2 y2 इसे मान लिया। तो x1 का 2 दिया गया बटे 2, तो कितना हो जाएगा 2 बटे 2, कितना आ जाएगा 1। इसी प्रकार y1 का मान -1, y2 का मान 1 बटे 2, चिन्ह असमान है, संख्याएं घट जाएंगी 0 बटे 2। किसी संख्या का 0 में भाग करते तो 0, तो ये निकल आए मध्य बिंदु D के निर्देशांक 1,0। तो अब इसी प्रकार से निकाल लेंगे भुजा BC के मध्य बिंदु E के निर्देशांक, भुजा BC के मध्य बिंदु E के निर्देशांक, ठीक है ना। तो सीधे निकाल लेते हैं। x बराबर क्या होता है, x1 2, x2 कितना 0 बटे 2, तो कितना हो जाएगा 2 बटे 2, कितना आ जाएगा 1। इसी प्रकार से y बराबर y1 का मान 1 और y2 का मान 3 बटे 2, तो 3 और 1 4 बटे 2, तो कितना आ जाएगा 2। तो ये निकल आया 1,2।
इसी प्रकार से निकाल लेते हैं भुजा AC के मध्य बिंदु, भुजा AC के मध्य बिंदु F के निर्देशांक, जो भुजा AC का मध्य बिंदु F है उसके भी निर्देशांक निकाल लीजिए। तो क्या होगा, x बराबर x1 0 x2 0 बटे 2, तो किसी संख्या का भाग 0 में 0, और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, तो y1 कितना हमारा -1, y2 कितना है 3 बटे कितना 2। चिन्ह असमान है, और जब चिन्ह असमान होते हैं तो संख्याएं घट जाती हैं, तो यहाँ बचेगा 2 बटे 2, तो काट देंगे तो कितना आएगा 1, तो इसके निर्देशांक आ जाएंगे 0,1। तो प्रश्न क्या कह रहा था कि बिंदु इतने 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 को मिलाने वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो हमें किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, DEF का। तो निकाल लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो मैंने कल बताया था पिछली क्लास में कि जब किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष पता हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वैकल्पिक तरीके से निकालने के लिए 1/2 मॉड के अंदर तीनों शीर्षों को क्रमानुसार रख लीजिए, 1 0 1 2 और 0 1, ये तीनों शीर्षों को क्रमानुसार रख लिया। पहले शीर्ष को हम लोगों ने पुनः रख लिया, ठीक है। तो 1/2 हल करेंगे, तरीका बताया था। जिन लोगों ने पिछली क्लास ना देखी हो पहले वो वीडियो देखें, तब आगे समझ में आएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जब किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष हमको पता हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले तीनों शीर्षों को क्रमानुसार रख लीजिए और पहले शीर्ष को पुनः रख लीजिए। तो क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर गुणा, तो 1 दूनी 2, दिशा चेंज हो जाएगी तो माइनस आ जाएगा। 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो 0 प्राप्त होता है। अब पहली प्रोसेस पूरी होने के बाद यहाँ प्लस लगाएंगे, फिर ऊपर से नीचे की ओर गुणा, तो 1 एकम 1, डायरेक्शन फिर चेंज हो गई तो माइनस आ गया, और 0 का गुणा 2 में करेंगे 0, फिर प्लस लगा दिया, फिर ऊपर से नीचे की ओर गुणा 0, दिशा चेंज हो गई माइनस आ गया, 1 एकम 1, बंद कर दीजिए मोड, 1/2, 2 बचा, 1 में 0 घटा 1 बचा, और ये -1 बचा, ये 2 से 1 से 1 कट गया, 1/2 मॉड के अंदर 2। यदि कोई संख्या मॉड से बाहर निकलती है, यदि वह ऋणात्मक है तो धनात्मक होगी, और धनात्मक है तो ऋणात्मक नहीं हो सकती, धनात्मक ही रहेगी। 2 एकम 2, तो ये निकल आया 1 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर यूनिट में मापा जाता है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल यहाँ पर आया वो 1 वर्ग इकाई आया। कितना आया, 1 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार से हम इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमानुसार मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताएं। चलिए आगे देखिए, आगे देखेंगे, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए अभी हम लोगों ने कल की क्लास में केवल किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा, लेकिन इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ साथ हम किसी चतुर्भुज का, किसी पंचभुज का, किसी षटभुज का क्षेत्रफल इसी मेथड से प्राप्त कर सकते हैं। जब किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष, किसी पंचभुज के 5 शीर्षों के निर्देशांक जब हमें ज्ञात हो तो ऐसी दशा में हम उस चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज का क्षेत्रफल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक चतुर्भुज दिया गया है, मान लो ये कोई चतुर्भुज है, कोई नाम दे देते हैं ABCD। वो कह रहा एक चतुर्भुज जिसके शीर्ष -4, -2, -3, -5 और -3, -2 और 2, 3, ये किसी चतुर्भुज के
कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ये किसी चतुर्भुज के निर्देशांक दिए गए हैं, और एक चतुर्भुज के चारों निर्देशांक ज्ञात होने पर, चारों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात होने पर, चारों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ज्ञात होने पर किसी क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है वो हम किस प्रकार निकालते हैं। देखिए, कई लोग इस प्रकार से बताते हैं कि इसका एक डायगोनल खींचिए, इसका एक विकर्ण खींचिए, जिससे यह क्वाड्रिलेटरल, यह चतुर्भुज दो त्रिभुजों में बढ़ जाएगा। दोनों त्रिभुजों का अलग अलग एरिया निकाल लीजिए। जैसे इस प्रकार, जैसे मैंने इसका कोई एक डायगोनल खींचा, एक विकर्ण खींचा, तो यह चतुर्भुज हमारा दो त्रिभुजों में विभाजित हो गया। तो इस प्रकार हम दोनों त्रिभुजों का अलग अलग एरिया निकाल करके दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। एक तरीका ये है। अब इससे आसान तरीका ये है कि हमें किसी भी ट्रायंगल का एरिया, किसी भी त्रिभुज का एरिया यहाँ पर प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर हमें किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष दिए गए तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए वही मेथड 1/2 मॉड के अंदर, वहां क्या होता था, एक त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए होते थे तो हम तीनों शीर्षों को क्रमानुसार लिखते थे। यहाँ चतुर्भुज के चारों शीर्ष दिए, इनको क्रमानुसार लिखिए, ऋण 4 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 5 और 3 ऋण 2 और 2 3, ये चारों शीर्ष हमने क्रमानुसार लिख लिया। पहले शीर्ष को पुनः रख लीजिए। उसमें क्या होता था, उसमें 3 शीर्ष दिए होते थे, तीनों को क्रमानुसार रखने के बाद पहले शीर्ष को पुनः रख लेते थे। अब चार शीर्ष दिए तो चारों को क्रमानुसार लिखने के बाद पहले को पुनः रख लीजिए। तो इस प्रकार से हम किसी चतुर्भुज का एरिया प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हल कर लेंगे। 1/2 मॉड के अंदर वही प्रोसेस, ऊपर से नीचे की ओर गुणा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर गुणा, तो ऋण 4 का ऋण 5 में गुणा, ऋण का ऋण में गुणा, माइनस का माइनस में गुणा, प्लस 20 हो गया। दिशा चेंज हो गई, माइनस आ गया। ध्यान दीजिए, डायरेक्शन चेंज होने पे माइनस आया। अब ऋण 3 का ऋण 2 में, ये धन का 6, तो ये तो ऋण डायरेक्शन चेंज होने पे आया। अब प्लस लगा दीजिए, क्रिया हो गई। फिर ऊपर से नीचे की ओर गुणा, -3 का -2 में गुणा, प्लस का 6 हो जाएगा। फिर डायरेक्शन चेंज हो गई, माइनस आ गया। 3 का गुणा ऋण 5 में, तो ये हो जाएगा -15 और माइनस यहाँ पहले से लगा +15, फिर लगा दीजिए प्लस, फिर ऊपर से नीचे की ओर गुणा, 3 त्रिका 9, डायरेक्शन फिर चेंज हो गई, तो क्या आ जाएगा माइनस, और 2 का गुणा -2 में क्या हो जाएगा -4, और माइनस यहाँ पहले से लगा +4, फिर प्लस लगा दीजिए, फिर ऊपर से नीचे की ओर गुणा, 2 का गुणा ऋण 2 में ऋण के 4, दिशा चेंज हो गई, माइनस आ गया। ऋण 4 का 3 में ऋण 12, और ऋण यहाँ पहले से लगा धन 12, और यहाँ पर ही हमने मोड को क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो इस प्रकार से ये हमारा एरिया निकल आया। अब कैलकुलेट कर लीजिए, 20 में से 6 घटाए 14, 15 6 21 हो गया, 9 4 13 हो गया, और 12 में से 4 घटाए प्लस का 8। हल कर लीजिए, 1/2 कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 और 3 8 8 16, 1 हासिल 2 2 4 और 1 5 56 हो गया। मॉड से धनात्मक संख्या बाहर निकलेगी तो धनात्मक ही निकलेगी। 2 से काट दीजिए, 28 वर्ग इकाई ये निकल आया इस चतुर्भुज का एरिया। कितना आसान है एरिया निकालना। तो इस प्रकार से हम किसी चतुर्भुज का एरिया भी त्रिभुज के एरिया की तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, चाहे किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो, चाहे किसी पंचभुज का क्षेत्रफल हो, यही मेथड से आप किसी का भी एरिया प्राप्त कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप इस क्लास को अपने सहपाठी, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास को पढ़ लें, इस क्लास को देख लें। अगर अच्छा लग रहा हो तो क्लास अभी तुरंत जितने भी लोग देख रहे हैं उसको लाइक कर दें। अगर क्लास अच्छा लग रहा है, अगर क्लास अच्छी लग रही है या मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर कर दें, और कम से कम अपने सहपाठी, अपने मित्रों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करें, जिससे और भी लोग जुड़ सकें। ठीक है ना।
चलिए हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया, तो यहाँ से हमारा ये कोऑर्डिनेट का जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। ठीक है ना। अब हम लोग अगली क्लास प्रश्नों को, यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो एक्स्ट्रा प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेट जो हमारा चैप्टर था एनसीईआरटी पर आधारित, तो एनसीईआरटी पर बेस्ड जो चैप्टर था उसमें जितनी एक्सरसाइज थी हम लोगों ने उतनी समाप्त कर ली हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे सवाल कह रहा है कि x तथा y में संबंध बताइए। x तथा y में संबंध बताओ कब? जब बिंदु xy 1 2 और 7 0 संरेख हैं। तो देखिएगा हमने एक्सरसाइज में इस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ा। मैंने बताया था कि जब दिए गए बिंदु संरेख हों तो क्या होगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। दो कंडीशन बताई थी। वो कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए बिंदु संरेख हैं, तो दिए गए बिंदु संरेख होंगे ये अलग बात है, और दिए गए बिंदु संरेख हैं ये अलग बात है। यदि दिए गए बिंदु संरेख हैं तो इन बिंदुओं से जो भी त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का जो एरिया होगा, उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो सदैव 0 के बराबर होगा। तो यहाँ सवाल कह रहा है कि दिए गए बिंदु संरेख हैं, गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर, तो क्या होगा? देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे यदि दिए गए बिंदु संरेख हैं, यदि दिए गए बिंदु संरेख हैं तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। अब एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं हमने बताया, 1/2 मॉड के अंदर तीनों बिंदुओं को क्रमानुसार रख लीजिए। ये रख लिया, पहले वाले बिंदु को दोबारा रख लीजिए इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए 1/2 यहाँ गुणा में लिखा हुआ है, और गुणा में जो संख्या होती वो कहाँ जाती? भाग में। तो ये 1/2 भाग में जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या में का भाग, जब किसी संख्या का भाग 0 में करते तो 0 हो जाता, तो ये 1/2 खत्म हो जाएगा। अब प्रोसेस क्या है? ऊपर से नीचे की ओर गुणा, तो ये हो जाएगा 2x, दिशा चेंज, माइनस आ गया। 1 का गुणा y में, y बंद कर दीजिए। अब प्लस लगाइए, फिर ऊपर से नीचे की ओर गुणा, 0 हो जाएगा। दिशा चेंज, माइनस आ गया। 7 दूनी 14, फिर प्लस लगा दीजिए, फिर क्या हो जाएगा? 7y, डायरेक्शन चेंज, माइनस आ गया, 0 हो गया। मॉड बंद बराबर 0। अब हल कर लीजिए, क्या लिखा है? 2x माइनस y माइनस 14 और प्लस का 7y बराबर 0। तो 2x, y का पद ये लिखा, y का पद ये लिखा, चिन्ह असमान है, संख्याएं घट जाएंगी, प्लस के 6y और माइनस के 14। इसे मॉड से बाहर निकालिए तो ये पूरा व्यंजक के बाहर प्लस है तो धनात्मक ही निकलेगा। अब 14 को ले जाइए दाएं पक्ष में, तो ये जब 14 दाएं पक्ष में जाएगा तो काय का हो जाएगा? प्लस का। पूरे समीकरण में 2 का भाग कर दो, क्योंकि दोनों पक्षों में 2 का भाग कर दो। 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। तो ये x और y में संबंध निकल आया कि x प्लस 3y बराबर 7। देखिए जहां पर लिखा है x और y में संबंध बताओ, वहां ये भी पूछ सकता है कि यदि दिए गए बिंदु संरेख हैं तो सिद्ध करो ये। तो ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि यदि दिए गए बिंदु संरेख हैं तो सिद्ध करो x प्लस 3y बराबर 7 या 2x प्लस 6y बराबर 14। तो इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था। और भी प्रश्न देख लीजिए। आज हमारा ये कोऑर्डिनेट्स का जो चैप्टर है ये पूर्णतः फिनिश हो जाएगा, तो कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि बिंदु 6 माइनस 6, 6 माइनस 6, 3 माइनस 7, 3,3 से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए।
क्या पूछा गया यहाँ पर, वृत्त का केंद्र पूछा गया है। ठीक है, चलिए कुल मिला के ये जो बिंदु हैं वो कह रहा है कि इन बिंदुओं से जाने वाले वृत्त, अर्थात जब कोई वृत्त इन बिंदुओं से होकर गुजर रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये बिंदु इस वृत्त पर स्थित होंगे। तो ये मान लो कोई बिंदु है 6 - 6 और ये कोई बिंदु है 3 - 3 और ये कोई बिंदु है 3 3। ये इस वृत्त पे क्यों स्थित है, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि इन बिंदुओं से जाने वाला वृत्त, अर्थात ये जो वृत्त है वो इन बिंदुओं से जा रहा है। यदि कोई वृत्त किसी बिंदु से होकर गुजरता है तो वह गुजरेगा तभी जब वह बिंदु उस वृत्त पर स्थित हो। वृत्त पर माने वृत्त की परिधि पर, वृत्त की सरकमफेरेंस पर स्थित हो, तभी वृत्त उन बिंदुओं से गुजरता है। अब वो कह रहा है इस वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। इस वृत्त का क्या ज्ञात करना है, केंद्र ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, यदि O केंद्र है और A B C इस वृत्त पर स्थित बिंदु हैं तो परिभाषा कहती है कि कोई भी बिंदु यदि वृत्त पर स्थित है तो उसकी वृत्त के केंद्र से दूरियां समदूरस्थ होती हैं। पिछली क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित प्रत्येक बिंदु की दूरी क्या होती है, समान। तो केंद्र से यहां तक की दूरी, केंद्र से यहां तक की दूरी, ठीक है ना। तो यहां ध्यान दीजिए, ये OA OB OC तीनों क्या हैं, बराबर। तो हमें केंद्र चाहिए और हमने केंद्र के निर्देशांक मान लिए क्या, x, y। अब निकालिए पहले OA। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, OA निकालना होगा। OA कैसे निकालें, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। ये OA OB OC तीनों पहले निकालिए, फिर OA OB OC तीनों बराबर हैं, बराबर करेंगे तो इक्वेशन बनेंगे जिससे हमें x, y का मान प्राप्त होगा। तो ध्यान दीजिए, OA निकाल लीजिए, √x1 x, x2 6 का होल स्क्वायर, y1 y, y2 -6 माइनस प्लस हो गया। इसी प्रकार OB निकाल लीजिए, √x1 x, x2 3 का होल स्क्वायर, y1 y और y2 कितना है, -7। माइनस यहाँ पहले से लगा, +7 हो जाएगा। इसी प्रकार से OC निकाल लीजिए, x1 x, x2 3 का होल स्क्वायर और y1 कितना y, y2 कितना है 3 का होल स्क्वायर। तो हम लोगों ने OA निकाल लिया, OB निकाल लिया, OC निकाल लिया। अब यदि O को आप केंद्र कह रहे हैं, यदि O वृत्त का केंद्र है तो केंद्र से परिधि की दूरी क्या होती है, समान होती है। इसलिए यहां पर लिखेंगे कि चूंकि OA और OB आपस में क्या है, समान। अब ध्यान दो, OA पे क्या चढ़ा, रूट, OB पे क्या चढ़ा, रूट। तो इस रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या कर दो, वर्ग। वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा, तो यहां बचेगा x ऋण 6 का होल स्क्वायर, y + 6 का होल स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, OB इसका भी रूट हट जाएगा, x ऋण 3 का होल स्क्वायर और y + 7 का होल स्क्वायर। OA और OB दोनों बराबर किया, रूट हटाने के लिए वर्ग किया। अब होल स्क्वायर खोल लीजिए, a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 36 -2ab 6 दूनी 12x। इसे खोल लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 12y। इसे खोलिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। इसे खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 14y। अब देखिए क्या कट रहा है, x स्क्वायर से x स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर, और क्या कट जाएगा, और कुछ नहीं कटेगा। चलिए बाकी पक्षांतर कर लीजिए। यहां लिखा है माइनस का 12x प्लस के 12y, 36 हो जाएगा 72। दाएं पक्ष से सभी पदों को ले आइए बाएं पक्ष में, प्लस का 6x हो जाएगा, माइनस के 14y हो जाएंगे
और माइनस के 49 और 9 कितना हो गया 58, माइनस का बराबर दाएं पक्ष में 0 बचेगा। x का पद ये लिखा, x का पद ये लिखा, चिन्ह असमान संख्याएं घट गई, माइनस का 6x और 12y में से 14y चले गए माइनस के 2y और 72 में से 58 घटाइए, 12 में से 8 गए 4, 6 हो गया 14 बचा। पूरे समीकरण में -2 का भाग कर दो, -2 का पूरे में भाग तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6, 2 एकम 2, माइनस का प्लस में भाग किया, माइनस 2 से 14, ये समीकरण 1 बन गया। जब OA को OB के बराबर किया तो एक इक्वेशन मिल गया। अब OA OC के भी बराबर है क्योंकि O केंद्र है, फिर लिख देंगे चूंकि OA बराबर OC, OA पे रूट चढ़ा, OC पे रूट चढ़ा, रूट चढ़ा हटाने के लिए वर्ग कर दिया। OA स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, x 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर, और OC स्क्वायर करोगे तो इसका भी रूट हट जाएगा, तो ये दोनों के रूट हट जाएंगे। ठीक है, चलिए अब होल स्क्वायर खोल लीजिए, तो इसका भी खोला था, x स्क्वायर प्लस के 36 माइनस के 12x, इसका खोलिए y स्क्वायर प्लस के 36 प्लस के 12y, इसका खोलिए x स्क्वायर प्लस के 9 माइनस के 6x, इसका खोलिए y स्क्वायर प्लस के 9 माइनस के 6y। चलिए अब x स्क्वायर से x स्क्वायर को, y स्क्वायर से y स्क्वायर को कट कर दीजिए। अब बाकी संख्या बाएं पक्ष में लाइए, तो यहाँ लिखा है ऋण का 12x धन का 12y 36 36 72, माइनस के 6x बाएं पक्ष में आए प्लस का हो गया, प्लस का 6y हो गया, 9 9 18 बाएं पक्ष में आया तो माइनस का हो गया। 12x में 6x घटाया, ऋण का 6x बचा। ठीक है, 12y में 6y जोड़ा, 12 6 18y हो गया, और प्लस के 72 में 18 घटाइए, 12 में से 8 गए 4 और ये हो गया 2, 5 54 बचा। पूरे समीकरण में -6 का भाग कर दो तो ये प्लस का 6x हो गया, 6 तिया 18, 6 नमा 54, समीकरण ये आपका सेकंड बन गया। ये आपका समीकरण सेकंड बन गया। अब समीकरण सेकंड बनने के बाद अब आप ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या कर लेंगे हल, और जैसे ही समीकरण 1 और 2 हमारा हल होगा तो x और y का मान यहां से